हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम आर्य कोचिंग सेंटर है और मैं हूँ आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए जेनेटिक्स से संबंधित कुछ मतलब कि अंतर लेकर आया हूँ और जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वीडियो लेकर आई जाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो देखिए, इससे पहले 3 वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। पहली जो यूनिट थी, पहले यूनिट में 4 चैप्टर हैं, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट विभिन्नताएं जितनी भी पूछी जाती हैं वो सभी हमने आपको अवेलेबल करा दी हैं। अब आप जेनेटिक्स के बारे में देख लीजिए। देखिए, हम यहाँ पढ़ेंगे प्रभाविता और अप्रभाविता, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। इसमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। असमान कारक का मतलब एक हमारे पास मान लीजिए कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ठीक है। तो इसमें जो कैपिटल टी वाला होगा वो स्मॉल टी पर क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ इसमें असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे से छिप जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए ऐसे ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी वाला स्मॉल टी को क्या करेगा, दबा देगा। तो प्रभावी कौन हुआ, प्रभावी होगा कैपिटल टी, ठीक है। तो ये प्रभाविता वाला आ जाएगा। और जो स्मॉल टी है ये दब जाता है, छिप जाता है, तो इसको हम अप्रभाविता के अंतर्गत रख देते हैं। दूसरा पॉइंट, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग में दिखाई देता है। इसका मतलब हमारे पास मान लीजिए ये मान के चलिए, ये अभी मैं तुम्हारे एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे जो तैयार होगा प्रथम पीढ़ी, तो प्रथम पीढ़ी में ये तैयार होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो ये जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में हमेशा कैपिटल टी वाला क्या होता है, प्रभावी होता है, ठीक है ना। दूसरी तरफ आप देखेंगे, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होता। तो आप देख रहे होंगे कि F1 पीढ़ी में कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। स्मॉल टी उपस्थित है लेकिन अपने आप को ये प्रदर्शित नहीं कर पाता है, अपने आप को ये दिखा नहीं पाता है, ठीक है ना। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक तरफ हमने ले लिया है, ये देखो, एक तरफ ले लिया हमने, नाम लिखता हूँ मैं, अरे क्या हो गया, ये सलमान खान, ये हो गया एक तरफ सलमान, और दूसरी तरफ हो गया हमारे पास राजपाल यादव है। इन दोनों में हमने क्या किया, इन दोनों में हमने लड़ाई कराई। तो सलमान क्या है, कैपिटल टी, राजपाल के क्या है, स्मॉल टी, मतलब गट्टा है। ये लंबापन हो गया और ये नाटापन हो गया। इन दोनों का हमने संकरण कराया तो आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल मैं, ठीक है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल। ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या होगा, जो बड़ा वाला है, मतलब सलमान खान जो है वो राजपाल यादव को क्या करेगा, राजपाल यादव को दबा देगा या छिपा देगा, ठीक है ना। इसमें जीतेगा कौन, इसमें जीतेगा सलमान खान। तो जो जीतता है वो प्रभाविता के अंतर्गत रखा जाएगा, और जो हारता है, जो छिप जाता है, वो आता है अप्रभाविता के अंतर्गत। तो आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर। इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी दोनों ही समान दिखाई दे रहे हैं। कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है पौधे की लंबापन को, जैसे कि मान लो मटर, जो हमारे आनुवंशिकता जो सिद्धांत दिया था वो दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने मटर के पौधे पे किया था। तो कैपिटल टी लंबा पौधा होगा, स्मॉल टी नाटा पौधा होगा। दूसरी तरफ विषम युग्मजी में, इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं। असमान का मतलब कि एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा, तो दोनों कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, तो इसको हम बोलेंगे विषम युग्मजी, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक कैसे, मतलब कैपिटल टी, तो दोनों कैसे हो गए, एक ही प्रकार के युग्मक है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, इसका मतलब एक तो कैपिटल टी वाला बनेगा और एक स्मॉल टी वाला बनेगा, तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो विषम युग्मजी में अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, जबकि सम युग्मजी में एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। अगला पॉइंट, इनकी संतान जनक के समजीनी व समलक्षणी होती हैं।
तो वो समजीनी को हम बोलते हैं जीनोटाइप और समलक्षणी को बोलते हैं हम फिनोटाइप। ठीक है ना। दूसरी तरफ दे रखा है इनकी संतान में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं। तो या इधर इधर की साइड में जो बताया गया वो प्रभावी और अप्रभावी जो लक्षण होते हैं जो हम पहले देख चुके थे वो इसमें पाए जाते हैं। आप देखिए वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में ये जो पॉइंट दे रखे हैं इन पॉइंट को अपने नोट कॉपी में मतलब कि डाउनलोड तो नहीं करना, आपको नोट डाउन कर लेना इसे। ठीक है, जिससे बाद में आप लोग प्रैक्टिस कर सको, बाद में आप इन्हें रिवाइज कर सको। चलिए अब देखते हैं जीन प्रारूप को जीनोटाइप बोलते हैं एवं लक्षण प्रारूप को हम बोलते हैं हम फिनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप में और फिनोटाइप में क्या अंतर है वो मुख्य अंतर देखेंगे, क्योंकि पेपर में ये 3 नंबर का पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है। आइए एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए देखते हैं। जीन प्रारूप किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है जो वास्तव में उस जीव में विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। जैसे लंबे पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। जब दोनों समान हो तो समयुग्म भी लंबा है, जब दोनों असमान हो तो विषम युग्म जी लंबा है। तो यहाँ पर आपको दर्शा रहा है जीन के बारे में। ठीक है, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष रूप में लक्षण प्रारूप जीवों के आकार, आकृति, रंग, स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है। जैसे मान लें आप ये कह सकते हैं कि बाह्य लक्षण के आधार पर हम जो देख पाते हैं उनके, जैसे कि मान लो किसी का आकार कैसा है, रंग कैसा है, स्वभाव कैसा है, तो ये सब बाहरी चीज़ें होती हैं, उनको हम देखते हैं तो लक्षण प्रारूप होता है वो। जैसे पौधे की लंबाई, तो देखो पौधे की लंबाई मैंने बोल दिया, लेकिन कोई जीन की मैंने बात नहीं की यहाँ पर। ठीक है, हम केवल देखकर ये बताएंगे कि कौन सा पौधा लंबा है, कौन सा नाटा है। मनुष्य के घुंघराले बाल या आँखों का रंग, आँखों के रंग भी देखो किसी का हल्का नीला सा होता है, किसी की पनीली सी आँखें होती हैं, किसी की ब्लैक तो होती है नॉर्मली सब लोगों की। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। समान जीन प्रारूप वाले जीवों का एक ही प्रकार के पर्यावरणीय अवस्था में परिवर्तन करने पर उनका लक्षण प्रारूप भी समान होता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि लक्षण प्रारूप जो देखने में समान होते हैं उनका जीन प्रारूप संगठन समान हो भी सकता है और नहीं भी। तो जीन प्रारूप समान हो भी सकता है और नहीं भी, साफ इसने बोल दिया है कि जो तुम्हें देखने में लग रहा है, जैसे मान लो लंबा पौधे का लंबापन है, लंबापन है तो भाई वो पौधा समयुग्मजी वाला भी हो सकता है, समयुग्मजी वाला भी हो सकता है, लेकिन होते होंगे तो दोनों लंबे। जैसे मान लो कैपिटल टी ये भी लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा है ना। चलिए अगला है, किसी भी जीव के जीन प्रारूप को स्थापित करने हेतु उसके पूर्वज के अध्ययन को आधार बनाया जा सकता है। मतलब जीन प्रारूप में हमें क्या देखना है, उसके पूर्वज के बारे में भी हमें देखना है कि उनके पूर्वज किस प्रकार थे। दूसरी तरफ बाह्य रूप से दिखाई देने वाला रूप ही लक्षण प्रारूप या प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है वही उसका प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये हमने आज देखा जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि पुनरावर्ती डीएनए और अनुषंगी डीएनए जो है 2 प्रकार के हैं यहाँ पर, एक है पुनरावर्ती डीएनए और दूसरा है अनुषंगी डीएनए। इन दोनों डीएनए में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर है इन दोनों में। चलिए, यह डीएनए के फैले हुए भाग हैं। डीएनए का कैसा भाग है, ये फैला हुआ भाग है जो जीनोम में प्रतिलिपि में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम है। तो ये वाली ध्यान रखना, ये क्या हो गया है, ये है नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम जो कहाँ मिलेंगे, जीनोम के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अनुषंगी डीएनए, ये डीएनए के छोटे छोटे शिखर हैं। तो अनुषंगी जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, वो डीएनए के छोटे छोटे शिखर होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, अनुषंगी डीएनए। दूसरा पॉइंट, पुनरावर्ती डीएनए क्रम रैंडम हो सकता है या नहीं भी। तो पुनरावर्ती जो डीएनए है वो रैंडम भी हो सकता है या रैंडम ना भी हो, लेकिन अनुषंगी जो डीएनए होता है इसके नाइट्रोजन क्षार में पुनरावर्ती क्रम रैंडम होता है।
यहाँ पर दोनों चीज़ें हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यहाँ पर पुनरावर्ती क्रम रैंडम ही होगा। किसमें? अनुषंगी डीएनए में। तीसरा, इसमें विभिन्नताएं उपस्थित हो सकती हैं या नहीं भी। देखो दोनों पॉसिबल दे रखी हैं इसमें, तो हो सकता है हो विभिन्नताएं, लेकिन क्या पता ना भी हो विभिन्नताएं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे इसमें विभिन्नताएं गुणसूत्र युग्मन की अव्यवस्था के समय होती हैं। जब गुणसूत्र की अव्यवस्था हो जाती है तो उस समय इनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पुनरावर्ती डीएनए और अनुषंगी डीएनए क्या होता है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं और आगे चल के हम देखते हैं एमआरएनए। एमआरएनए को हम बोल देते हैं मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए, टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। लेकिन हमसे पूछा गया है कि टीआरएनए और एमआरएनए जो होता है इनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो हमें इनमें अंतर देखना है। चलो देखते हैं एक एक करके। यह कूट सूचनाएं ले जाते हैं। जो सूचनाएं होती हैं तो सूचना को ले जाने का काम कौन करेगा? मैसेंजर आरएनए, जिसको आप सामान्य भाषा में गधा आरएनए भी बोल सकते हैं, क्योंकि गधा किसी चीज़ को अपने ऊपर लेकर जाता है ना, तो आप इसको क्या बोल दो? गधा आरएनए या फिर संदेशवाहक आरएनए। टीआरएनए क्या है? ये एमिनो अम्ल के संयोजन हेतु सूचना लाता है। एमिनो अम्ल के संयोजन हेतु सूचना लाता है। पॉलीपेप्टाइड में इसके संयोजन हेतु एक प्रतिकूट ले जाता है। तो इसका जो कूट था, इस कूट का यहाँ पर क्या बन गया? प्रतिकूट तैयार हो गया है। इसमें नाइट्रोजन समक्षार रूपांतरित नहीं होते। इसमें नाइट्रोजन क्षार क्या नहीं होंगे? रूपांतरित नहीं होंगे, लेकिन टीआरएनए में ये रूपांतरित हो जाते हैं। इनका आणविक भार जो होगा मैसेंजर आरएनए का वो 2 लाख से 5 लाख के लगभग होता है, जबकि टीआरएनए का होता है 25,000 से लेकर 30,000 तक। तो इस तरीके से आपने देखा कि एमआरएनए और टीआरएनए में क्या अंतर होता है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ो, और आगे जैसे बढ़ेंगे, चले ज़्यादा आगे बढ़ गए। चलिए अब हम देखते हैं टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु में अंतर, कि टेम्पलेट रज्जु है और कोडिंग रज्जु है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो आप देखेंगे यह अनुलेखन में भाग लेता है। कौन? टेम्पलेट। टेम्पलेट जो होगा वो अनुलेखन को हम ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। जबकि कोडिंग रज्जु जो होता है यह अनुलेखन में भाग नहीं लेता। उसका क्या कर देना है तुम्हें? अपोजिट। यह अनुलेखन भाग लेता है, दूसरी तरफ यह अनुलेखन भाग नहीं लेता। अगला पॉइंट, इसमें ध्रुवत्व 3 से 5 डैश की तरफ होता है। उसका तुम्हें अब दूसरी तरफ क्या करना है? उसका अपोजिट कर देना है। इसमें ध्रुवत्व 5 डैश से 3 डैश की तरफ होता है। चलिए ये भी हो गया। अगला है तीसरा पॉइंट, न्यूक्लियोटाइड क्रम एमआरएनए में मौजूद क्रम से परिपूर्ण होता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्रम, ये तो पता है कि डीएनए वगैरह जो होता है या आरएनए वगैरह, उनमें न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। वो न्यूक्लियोटाइड क्रम एमआरएनए में मौजूद क्रम से परिपूर्ण होता है, मतलब इसमें एमआरएनए का क्या होगा? क्रम मिलेगा। दूसरी तरफ न्यूक्लियोटाइड क्रम एमआरएनए में मौजूद क्रम जैसे होते हैं, सिवाय यू के स्थान पर टी होता है। देखिए ये वाली बात तो तुम्हें पता होगा कि यू के स्थान पर टी है। तो देखो एमआरएनए में तो नाइट्रोजन क्षारक का यूरेसिल पाया जाता है, लेकिन जब बात डीएनए की करेंगे, डीएनए का निर्माण होता है तो यूरेसिल के स्थान पर यहाँ पर थायमिन होता है। टी का मतलब थायमिन से है, यू का मतलब यूरेसिल से है, ठीक है। चलिए आइए, ये है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि पेपर में आना ही आना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपको हम बता दें कि आपने बायोलॉजी पढ़ी और डीएनए आरएनए में अंतर ना पढ़े तो कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने, है ना। चलिए डीएनए आरएनए में अंतर देखते हैं। डीएनए में क्या होगा? तो पहले इनका फुल फॉर्म जान लेते हैं। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में मिलता है डीएनए में,
जबकि आरएनए में कौन सी शर्करा मिलेगी, आरएनए में मिलती है राइबोस शर्करा। अब बात करें हम किसकी, डीएनए की, तो डीएनए में दूसरा पॉइंट है थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है। तो थायमिन नाइट्रोजन बेस इसमें मिलेगा डीएनए में, कौन सा नहीं होगा, यूरेसिल नहीं होगा। थायमिन के स्थान पर यूरेसिल, तो आपको बता दें कि एमआरएनए में थायमिन नहीं होता, थायमिन एमआरएनए हो या आरएनए हो, आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है। अगला, गुणसूत्र दो लंबे कुंडलित एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। तो देखो डीएनए में ऐसी कुंडलियां होती ना, तो दो न्यूक्लियोटाइड हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं ये, है ना। अणु में केवल एक सूत्र होता है, इसका मतलब कि इसमें एक न्यूक्लियोटाइड होगी, लेकिन इसमें दो न्यूक्लियोटाइड, इसमें दो इसमें एक। चलो आगे देखते हैं। यह आनुवांशिक पदार्थ है, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए को माना जाता है, और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रित करता है। मतलब खुद ये क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन आरएनए को क्या करता है, मैसेज देता है जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए। यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, कौन, आरएनए, और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है, मतलब ये प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करेगा। कुछ विषाणुओं में यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, जैसे आपने नाम दे सुना होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, ये जो वायरस वगैरह हुए हैं, कुछ जो जंतु वायरस है उनमें आरएनए जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड की तरह काम करता है, आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। यह केवल केंद्रक के क्रोमेटिन सूत्रों में ही पाए जाते हैं। केंद्रक होता है ना, जो हमारे पास कोशिका है, कोशिका के अंदर क्रोमेटिन सूत्र जो होते हैं, सॉरी कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं क्रोमेटिन सूत्र, तो वहाँ पर हमारा डीएनए पाया जाएगा। जब बात करें हम आरएनए की, यह केंद्रक के केंद्रकीय द्रव में मिलेगा, केंद्रक में मिलेगा और कोशिका द्रव में मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमारा केंद्र की जो द्रव है उसमें मिल जाएगा, केंद्रक में मिल जाएगा और कोशिका द्रव में मिल जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। द्विगुणन, डुप्लीकेशन और रिप्लिकेशन के द्वारा ये समान नए अणु उत्पन्न करता है। आपने फिल्म देखी होगी ना, रोबोट फिल्म में आपको दिखाया जाता है कि किस प्रकार एक रोबोट और अपने जैसे रोबोट को तैयार करता है। उसी तरीके से डीएनए की विशेषता है कि ये अपने जैसे अन्य डीएनए का भी ये निर्माण करता है ना। उसे हम डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन बोल देते हैं। आरएनए में ये गुण नहीं होता, तो द्विगुणन का गुण नहीं पाया जाता। किसमें, आरएनए में कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है। इसका निर्माण डीएनए के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन से होता है। तो डीएनए जो होता है, डीएनए ही आरएनए का निर्माण करता है। यहाँ पर आपको ये वाली बात बताई गई है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। चलिए ये हम देख चुके हैं। चलिए यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। जितने भी जेनेटिक्स है, डीएनए से संबंधित चीज़ें हैं, वो हम आप लोगों को बता चुके हैं। मतलब सेकंड यूनिट में जो पहला और दूसरा चैप्टर है, सेकंड यूनिट का पहला जो दूसरा चैप्टर है, वो आपका पूरा कवर हो चुका है। ठीक है। और आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से इन्हें याद कीजिए, जो पेपर में आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है। चलो, जय रस।